नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। अवैध अस्पताल और झोलाछाप डॉक्टर्स की वजह से प्रदेश में मरीज हलकान हो रहे हैं। पैसा बनाने के लिए ये अस्पताल और झोलाछाप डॉक्टर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी अस्पताल गरीबों को इलाज मुहैया करा पाने में बेअसर साबित हो रहे हैं। प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहां की लंबी लंबी कतारें इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि या तो मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिलेगा या मरीजों को इन्हीं झोलाछाप डॉक्टर्स का रुख करना होगा और फिर होगा उनकी सेहत से खिलवाड़। ऐसे में सवाल उठता है, मौत बांटने वाले डॉक्टर का इलाज क्या? फर्जी अस्पतालों पर सरकार का स्ट्राइक कब? झोलाछाप डॉक्टर बन गए हैं कॉन्ट्रैक्ट किलर। सरकारी अस्पताल की कमी से झोलाछाप डॉक्टर्स का बोलबाला। संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं सरकारी अस्पताल। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। ये 4 तस्वीरें यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात को बयां करती सबको झकझोर रही है। पहले खबर जान लीजिए। कासगंज में बच्चे के सिर में ही झोलाछाप डॉक्टर ने कैंची मार दी। गंभीर हालत में उसे सहावर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कौशाम्बी में झोलाछाप डॉक्टरों का बोलबाला देख लीजिए। यहाँ गलत इलाज ने अधेड़ की जान ले ली। मैनपुरी के झोलाछाप अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला की मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा किया तो स्टाफ और डॉक्टर रफूचक्कर हो गए। लोकल स्तर पर पैसे लेकर बिना लाइसेंस के झोलाछाप अस्पताल चल रहे हैं, लेकिन कोई सिस्टम नहीं कि इन डॉक्टरों का इलाज किया जा सके। जब डिप्टी सीएम तक ये खबर न्यूज स्टेट ने पहुंचाई तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, वो भी सुनिए। देश में क्वेस्ट के खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे हैं। यदि आपके पास स्पेसिफिक कोई सूचना है तो बताइए, हम जरूर कार्रवाई करेंगे। गाजियाबाद, जालौन के अलावा कासगंज में भी कई मौतें हुई हैं। इंटायर स्टेट में यदि कहीं इस प्रकार के कोई काम कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल अनुमति नहीं है। हम अभियान चला रहे हैं। आपके पास कोई स्पेसिफिक सूचना हो बताइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था भी जानना बेहद जरूरी है। यूपी में पीएचसी की संख्या 3473 है, जबकि सीएचसी की संख्या 723 है। कुल अस्पतालों की संख्या 4683 है। अस्पताल में कुल बेड 66,700 है, जबकि यूपी में कुल डॉक्टरों की संख्या 74,054 है। अस्पतालों की बात करें तो 42,707 लोगों पर एक सरकारी अस्पताल है। 2,998 लोगों पर एक बेड उपलब्ध है, जबकि 2700 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। इसी कमी का फायदा झोलाछाप डॉक्टर और अवैध अस्पताल उठा रहे हैं। खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और मेहमानों का रुख करते हैं इटावा से। खबर बता दें, इटावा के बसरेहर कस्बे में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर यतीन्द्र राजपूत के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि डिप्टी सीएमओ कस्बे के एक झोलाछाप डॉक्टर पर रुपए देने का दबाव बना रहे थे। जब डॉक्टर ने रुपए नहीं दिए तो डिप्टी सीएमओ झोलाछाप डॉक्टर को धमकी देने लगे। इसी बीच ग्रामीणों ने डिप्टी सीएमओ को घेर लिया और जमकर मारपीट की गई। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी, एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अविनाश सिंह संवाददाता लखनऊ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे, सबसे पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि सरकार की मंशा है सीएससी, पीएचसी, जिला अस्पताल, महिला अस्पताल सब बेहतर हो, लेकिन इन सब के बावजूद दूर दराज के इलाके जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नदारद हैं, वहां ऐसे झोलाछाप डॉक्टर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनके ऊपर स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा है, उनका कहना है कि आप हमें बताइए, शिकायत दीजिए, कार्रवाई होगी। इन्हें हम मेडिकल माफिया भी कह सकते हैं। जिस तरीके से इनका गठजोड़ होता है सब जानते हैं। पूर्वांचल का इलाका बेहद खास, जहां हर गली, हर नुक्कड़ पर, हर गांव में ऐसे झोलाछाप डॉक्टर बैठे रहते हैं जो मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। मूलभूत सुविधा में स्वास्थ्य भी है, लेकिन मिलता कहां है? राहुल, आपने जो रिपोर्ट दिखाई यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसके लिए दुख प्रकट करता हूं। और आपने सुना ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ, और ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ ही नहीं, जो लोग भी इस तरह के पेशेवर अपराधियों को प्रश्रय दे रहे हैं, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे डिप्टी सीएमओ हो या कोई भी, उनके खिलाफ भी लगातार अभियान चल रहा है। पिछले
4 वर्षों में हजारों की संख्या में ऐसे डॉक्टरों को जेल भेजा गया है और ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई। मैं अभी डेटा देख रहा था तो करीब 40 से 50 जो ऐसे डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है जिन्होंने इस तरह के लोगों को प्रश्रय देने का काम किया है। निश्चित रूप से इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इन सभी घटनाओं की जिसकी आपने बात की है इन पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो लोग भी जो सक्षम अधिकारी इसमें लापरवाह पाए जाएंगे सरकार इनके खिलाफ कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी। एक विषय। दूसरा विषय यह है राहुल कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था रही है पिछले दिनों वो बहुत ही चौपट रही है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि 2017 तक जब तक अखिलेश यादव जी मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही उत्तर प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे। कहने के लिए हजारों की संख्या में सीएचसी और पीएचसी थे लेकिन फंक्शनल जहां पर सारी सुविधाएं हो ऐसी की संख्या 500 से ज्यादा नहीं। होता क्या था पिछली सरकारों में कोई विधायक जी गए उन्होंने कहा साहब हमारे पीएचसी को सीएचसी बना दीजिए और वो हो जाता था ठीक है इनको बना दो, कागजों पे बन गया। डॉक्टर है नहीं, सुविधाएं है नहीं लेकिन कागजों पे सीएचसी से पीएचसी बना दिए गए। जब हमारी सरकार आई तो हमने पूरी तरह से यह स्पष्ट किया कि हम कोई भी नए सीएचसी पीएचसी नहीं बनाएंगे। जो सीएचसी पीएचसी पहले से है उनको ठीक करने का काम करेंगे। वहां पर डॉक्टरों की सही तैनाती हो, मरीजों को सही सुविधा मिले, उनको तमाम जो तरह की सुविधाएं हैं वो वहां पर मुहैया कराई जाए और लगातार उनको ठीक करने का काम, उनको बेहतर बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों में जब से हमारी सरकार है 1700 एमबीबीएस की सीट हमने बढ़ाई है, 3000 बेड अस्पतालों में बढ़ाए गए हैं, 500 सारी बातें मान लेता हूं सीटें बढ़ाई गई हैं और आने वाले जब ये तस्वीर सामने आती है जब ये तस्वीर सामने आती है तो सवाल कई उठते हैं। कपीश जी, हालांकि कपीश जी से सवाल नहीं करूंगा क्योंकि आनंद दुबे ने इतनी बात कह दी है, वो जवाब देने के लिए उत्सुक जरूर है। देखिए राहुल भाई, बहुत स्पष्ट सी बात है कि जो घटनाएं आपने दिखाई हैं ये मानवता के विरुद्ध अपराध है और ये घोर निंदनीय कार्य। दूसरी बात तो हम ये कहेंगे कि ब्रजेश पाठक जी जो कि हर जगह छापेमारी स्वयं करते हैं, हर दर वो नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स में भटकते हैं, वो सिस्टम को छोड़ करके अगर सिस्टम से काम करते तो शायद ज्यादा प्रभावी। वो तो स्वयं आपसे कह रहे हैं आप सूचना दीजिए, वो काम करेंगे। यानी कि सरकार के पास सूचनाओं का अभाव है और जो फर्जी डाटा की ये बात कर रहे थे आनंद दुबे जी, मुझे हंसी आ रही थी कि डाटा में बता नहीं पाएंगे कि कहां कहां किस पर कौन से डॉक्टर पे कार्रवाई की गई। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप ये चीज देखिए ना कि इन्होंने क्या कहा कि हमने सीएससी और पीएससी नहीं बनाए। अरे भाई, आप सीएससी और पीएससी को ठीक कर रहे हैं और डॉक्टरों की भर्ती कर ही नहीं रहे, कंपाउंडर नर्सेस की भर्ती आप कर ही नहीं रहे पिछले 6 साल में। बल्कि कोरोना काल के अंदर जिन्हें संविदा पे आपने रखा उन सारे नर्सेस को आपने, वार्ड बॉयज को आपने निकाल दिया, डॉक्टरों की आपने सेवाएं समाप्त कर दी और वो बकायदा रोडों पर बैठ करके उन लोगों ने आपके विरुद्ध आंदोलन किया है। आपको याद होना चाहिए गोरखपुर के अंदर बाल चिकित्सा संस्थान समाजवादी पार्टी के समय में 500 वाट का ट्रम हमने बना करके बच्चों के लिए दिया। उसको आपने L1, L2, L3 बनाने में गोरखपुर के लोगों को पहले शहादत दिला दी और अंतिम समय में आपने बनाया और जिन संविदा कर्मियों को रखा उनको निकाल बाहर किया। अब ये स्थिति उत्तर प्रदेश के लगभग सब जगह की है। कहने के लिए कोरोना काल में कहे थे इतने एम्स बना दूंगा, इतने मेडिकल कॉलेज बना दूंगा, बताइए कितने ऑपरेट हो रहे हैं, कहां पर है? आप अगर जिला अस्पतालों को जो है मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे रहे हैं तो कागज पे कोई नहीं मानेगा। और आज के डेट में आपको बता रहा हूं कि ब्रजेश पाठक जी ने स्वयं इस बात को माना तमाम अपने छापेखोरी में कि पिछले साल की जो 5 साल की योगी आदित्यनाथ की भ्रष्ट सरकार चली है, जिसने पीपीई घोटाले से लेकर थर्मामीटर घोटाले तक किया, उस पर कोई जांच तक आज नहीं बैठी। ये उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए बहुत सोचनीय विषय है कि 0% टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा भी देने में तत्पर नहीं है। इसीलिए ना पीएचसी बना पा रही है, ना सीएससी बना पा रही है, ना जिला चिकित्सालयों में एक जगह की जगह 2 जगह आप बनाइए। जब इतने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, 24 करोड़ 35 करोड़ की जनता आपके पास है, उस अपेक्षा में आप मुझे बताइए कि पिछले वही है ना कि कितने डॉक्टर भरे। आप सभी की रणनीति की कमी की झोलाछाप डॉक्टर 25,000 डॉक्टर जान ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, एक जवाब आनंद दुबे, फिर इसके बाद डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी का रुख करेंगे। राहुल,
जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, जिन्होंने किसी सीएचसी पीएचसी की नींव नहीं रखी, जिन्होंने उनको बर्बाद करने का काम किया, जिन्होंने बर्बाद करने का काम किया, जिन्होंने बर्बाद करने का काम किया, वो आज हमको बता रहे हैं। और सुन लीजिए, और क्या बोलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, कन्नौज के अंदर दिया, और आप उसी की बात भी करते हैं, अक्सर उसी को भूल जाते हैं। आपने अभी इस बात को कहा आनंद दुबे, पहले अपने डाटा को सही कीजिए, जनता को धोखा देना बंद कीजिए। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार भ्रष्टाचार पे वादा है। ठीक है, जरा आप दोनों मेहमान शांत हो जाइए। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, वजह क्या आप मानती हैं सबसे बड़ी? हालांकि जिनकी सरकारें रही, जिनकी सरकार चल रही है, सबका कहना है कि हमने बेहतर काम किया। अगर बेहतर काम किया तो ये तस्वीर नहीं आनी चाहिए। अगर बेहतर काम हुआ है तो हर गली हर गांव में, परचून की दुकान में यहां तक कहें कि फर्जी डॉक्टर बैठे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा, क्या ये सत्य नहीं है? राहुल जी, ये बहुत ही मैं कहूंगी कि लंबे समय से आ रही गंभीर समस्या है, जिसकी तरफ सभी सरकारों को, जो भी सरकार में है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि एज डॉक्टर्स हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि छोटी छोटी बीमारियां गलत इलाज से गंभीर बन जाती हैं, जानलेवा बन जाती हैं, और कई बार हमने जो है लोगों की कैंसर तक होते हुए समस्याएं देखी हैं, जो छोटे छोटे इलाज की वजह से हो जाती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली बात जागरूकता फैलाना लोगों में, लोगों को ये समझाना कि अगर आप यहाँ ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, इन लोगों से ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, जो कि लोगों को ज्यादा सुविधाजनक लगता है, ज्यादा आसान लगता है, लोगों को लगता है कि यहाँ पैसा भी खर्च कम होगा, तो ये आपकी सेहत के लिए और ज्यादा हानिकारक है। ये हमें जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी होगी। एक हमारी मानसिकता ये भी हमने देखा है लोगों के अंदर काफी होती है कि अगर हमें इंजेक्शन लग गया या किसी ने हमें बॉटल चढ़ा दी तो हमें लगता है कि हमारा इलाज सही हुआ, जबकि हमें शायद उन चीजों की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर बैठे हुए लोग होते हैं जिनको वाजिब डिग्री नहीं है, वो लोगों को लुभाने के लिए इस तरह के ट्रीटमेंट करते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में जब तक हम जागरूकता लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि यही इलाज नहीं है, इसका सही इलाज किस तरह से होना चाहिए, आपको किन लोगों तक पहुंचना चाहिए, और खास तौर से जो हमारी जमीन पर उपलब्ध स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हमारी आशा वर्कर्स हैं, जो हमारे बाकी जितने भी वेलनेस सेंटर्स हैं, उनमें जो हमारे वर्कर्स होते हैं, उनके द्वारा भी हमें ये चेष्टा करनी चाहिए कि हम ये सही इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये उनके सीधे संपर्क में आते हैं। साथ ही में हमें ये भी करना बहुत जरूरी होगा कि अगर कोई इमरजेंसी होती है या अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो आप किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि परिवार ये सोचता है कि अगर ये समस्या आई है और हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जाकर कांटेक्ट करना पड़ेगा तो उतना समय शायद हमारे पास नहीं है या हमारे पास साधन नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए। तो किस तरह से हम उन्हें फर्स्ट एड या जो प्राथमिक चिकित्सा है वो उन्हें वहां तक उपलब्ध करा सकते हैं जहां वो है, या उससे पास कौन सी ऐसी जगह है जहां उनको वो प्राथमिक चिकित्सा मिल सकती है। इन सब चीजों की जानकारी जब तक की एक स्तर पर लोगों को नहीं होगी, सामान्य लोगों को जब तक ये जानकारी नहीं होगी तब तक वो भटकते रहेंगे, तब तक वो इन लोगों के चंगुल में आते रहेंगे, क्योंकि जिस वक्त ये परेशानी आती है उस वक्त उन्हें समझ नहीं आता है। अब आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे, 75 साल हो रहे हैं, आज भी लोग भटक रहे हैं, तो इससे बड़ी विडंबना इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए क्या हो सकती है? आते हैं आनंद आपके पास आते हैं, हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए। अविनाश, नियत पर सवाल नहीं है, सवाल रणनीति को लेकर है। अविनाश आपसे जुड़ेंगे। आनंद दुबे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल, मैं मेरे बड़े भाई कपिल श्रीवास्तव बहुत ही विद्वान वकील हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि ये जिस गोरखपुर के रहने वाले हैं, उसी गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में हमारी सरकार आने से पहले इंसेफेलाइटिस की वजह से क्या गति होती थी और किस तरह से मासूम बच्चे, नौजात बच्चे काल के काल उसके लिए बधाई आनंद दुबे, उसके लिए बधाई, उसके लिए बधाई। लेकिन जो ऑक्सीजन प्लांट, ठीक है, लेकिन किसी जिला अस्पताल में केवल गोरखपुर की बात क्यों कर रहे हैं? अगल बगल के जिले की बात करिए, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, देवीपाटन मंडल की बात करें, हम पूरे
उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर, हमारा फोकस झोला छाप डॉक्टर पर है। देखिए आप दोनों कपीश जी देखिए ये गंभीर विषय है। उपलब्धि बताने के लिए ये मंच इस्तेमाल ना कीजिए आप दोनों। भारतीय जनता पार्टी अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी। अविनाश, नीयत पर सवाल नहीं है, रणनीति और नीति पर सवाल है। जो तस्वीर झोला छाप डॉक्टर को लेकर सामने आ रही है, बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। देखिए ये सिस्टम नया नहीं है, सिस्टम बहुत पुराना है और भले ही भाजपा और सपा के प्रवक्ता जो यहाँ पर बैठे हैं लाख दावे कर लें, लेकिन जब सपा की सरकार थी तब भी ये सिस्टम चल रहा था, भाजपा की सरकार है तब भी ये सिस्टम है। हालांकि अब सरकार को चाहिए कि जिस सिस्टम को दुरुस्त करने का सरकार दावा कर रही है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि अगर आप किसी गली मोहल्ले में चले जाएं, चाहे छोटा शहर हो, कस्बा हो, गांव हो, आपको तमाम ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे। जब आप उनकी डिग्रियां चेक करने जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, सच ये भी है कि बीते कुछ सालों की बात करें तो नए मेडिकल कॉलेज बने हैं उत्तर प्रदेश में और उन नए मेडिकल कॉलेज में नए डॉक्टरों की भर्तियां भी हुई हैं, लेकिन जो एक पुराना सिस्टम है, जो एक पुराना नेक्सस है झोला छाप डॉक्टरों का, वो नेक्सस नहीं टूट पाया है। अब भी सैकड़ों की तादाद की बात करें, हालांकि देखिए वो रिकॉर्ड चूंकि सरकारी महकमे का होता है कि अगर ऐसी कोई वारदात होती है, घटना होती है, तो हुबहू उस घटना को ऊपर शासन स्तर तक रिपोर्ट किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो निष्ठा स्वास्थ्य महकमा है, जिले का होता है, तहसील का होता है, ऐसी घटनाओं को दबा दिया जाता है जब कोई झोला छाप डॉक्टर किसी का इलाज करता है और उस व्यक्ति की जान चली जाती है, क्योंकि ठीक ढंग से रिपोर्टिंग ऊपर नहीं हो पाती है। तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी अब इसी बात की है कि जो एक सिस्टम बिगड़ा हुआ था उस सिस्टम को सुधारा जाए और इसको जल्द से जल्द सुधारा जाए, क्योंकि एक तरफ सरकार ये बोल रही है कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जो प्रतिबद्धता है, प्रतिबद्धता यही है कि जो सूबे का स्वास्थ्य महकमा है सबसे बेहतर हो, नए डॉक्टरों की भर्तियां की जाएं, नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएं। लेकिन जो पुराना सिस्टम है, जिस सिस्टम की वजह से बदनामी हो रही है, उस सिस्टम को भी दुरुस्त करने की अब जरूरत है। कितना समय लगेगा ये सरकार बताएगी। राहुल। डॉक्टर सौती जी, इस सिस्टम से पार पाना जो एक मकड़ जाल झोला छाप डॉक्टर्स का बन गया है उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए? देखिए, पहले तो जरूर इन लोगों को चिन्हित करना जरूरी होगा कि कहाँ कहाँ ऐसे लोग हैं, और अगर कहीं पर ये लोग ज्यादा हैं तो इसका मतलब शायद ये भी हो सकता है कि वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो आसानी से उपलब्ध नहीं है या काफी दूर है। इसका मतलब ये है कि उन जगह पर हमें सरकारी जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको पहुंचाने की जरूरत है। साथ ही जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं, हम कहीं ना कहीं उन्हें चिन्हित करके या तो उनको कुछ लेवल की ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि वो शुरुआती लक्षण जैसे ही है वो भी उनको पहचानना सीखे और सही तरफ लोगों को दिशा दिखाने का कार्य करे। ऐसी स्थिति में सरकार भी उनको इंसेंटिवाइज कर सकती है कि अगर वो लोग सही दिशा लोगों को दिखाते हैं, अगर वो समय से लोगों को सही जगह तक पहुंचाते हैं, तो सरकार उनको किसी ना किसी रूप में कुछ छोटा इनाम या कुछ चीज देगी, जिससे कि उनको भी ये समझ आए कि हमें सिस्टम में आने की जरूरत है। अगर हम सिस्टम से अलग खड़े होकर इस तरह की चीजें करेंगे तो वो हानिकारक है और वो नुकसान देती हैं। साथ ही उन्हें अपना दायरा भी समझ में आएगा कि हम एक इस दायरे में चलने की जरूरत है। कपीश जी, हर जिले में सीएमओ, एसीएमओ होते हैं, क्या इनका काम क्या होता है? देखिए चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास कई काम है। एक तो वो अपने जिला अस्पताल के अंदर गवर्नेंस करता है, साथ ही साथ पूरे जिले के अंदर जितनी भी सीएचसी, पीएचसी या प्राइवेट नर्सिंग होम्स होते हैं या क्लिनिक्स होते हैं, सबको रेगुलेट करने की अथॉरिटीज जो है वो सीएमओ के पास होती है। पूरा जिला चिकित्सालय का सीएमओ जो है उसका एक तरीके से मालिक होता है और इनका मालिक जिला अधिकारी होता है। इनको चाहिए कि हमेशा ये हर माह हर दिन के अंदर इनकी अपनी एक इन्वेस्टिगेशन जो टीम होती है वो छापे डाले, चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट से लेकर के वो जहां पर भी ब्रेन मैपिंग या ये सारी चीज कैट स्कैनिंग ये की जाती है, या जो है खून की जांच की जाती है, या जहां पर जो है वो स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाएं दी जाती हैं, इन सब पर नजर रखना, उनको व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी सीएमओ की होती है। जैसा आपने अभी एक हालिया अभी दिखाया कि वो डिप्टी सीएमओ मार खा रहे थे, वहां पर पैसे की बात थी और वो पैसा नहीं मिल रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस समय खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है
और जहां तक इनके चिकित्सा मंत्री का सवाल है, प्रत्यारोप नहीं, हमें उपलब्धि नहीं चाहिए, हमें कटाक्ष नहीं चाहिए, हमें सोल्यूशन चाहिए। आनंद दुबे, हो जाती है समाज के लिए सोल्यूशन चाहिए, हो जाता है, कैसे मुर्दों का ठीक, निश्चित रूप से राहुल, ये तो इनके खुद ही सोल्यूशन चाहिए। जो भी योगी सरकार में कि मुर्दों का प्रमोशन हो रहा है, ठीक है सर, ट्रांसफर हो रहा है। अरे क्या बस कीजिए, कटाक्ष ना कीजिए, को नहीं निकाला। ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, किसी पार्टी विशेष से जुड़ा मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार का पानी पीने वाले, आनंद मेरे सवालों का जवाब दीजिए आप। खाने वाले यहाँ बैठ के प्रवचन दे रहे हैं, जिनके रग रग में भ्रष्टाचार है, जो ओढ़ते बिछाते पहनते खाते ओढ़ते और सोते तक भ्रष्टाचार को है, वो यहाँ बैठकर जो है प्रवचन दे रहे हैं। ये बताइए ना कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को पता नहीं कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई, कैसे मुर्दों का प्रमोशन हो गया, कैसे मुर्दे जो है वो प्रमोटेड हो गए, कैसे मुर्दे जो है वो नहीं पा ले रहे हैं। आप बताओ इस तरीके की भ्रष्टाचार सरकार चलाने वाला। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर चर्चा होती है कि भारत पिछड़ क्यों रहा है। अगर हम अमेरिका से तुलना करते हैं, दूसरे देशों से तुलना करते हैं, इस देश को सबसे जरूरी दो चीजें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि न बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है, न ही लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर तरीके से मिलता है। आकलन वो राजनीतिक दल करे जो सियासत तो करती है, सरकारों में भी रही, कि आखिर उन्होंने शिक्षा के स्तर पर और स्वास्थ्य के स्तर पर जनता को दिया क्या। अगर दिया होता तो आज ऐसे झोला छाप डॉक्टर पैदा ना होते, मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ ना होता। सबसे बड़ा आज के लिए बस इतना है।